डियर स्टूडेंट्स, आज हाइपरटेंशन और अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंशन के, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका यूजेस, उसके एडीआर। सबसे पहली क्लास है आपकी रेनिन इनहिबिटर, एलेस्कायरिन है, एआरबीज, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फ़ा ब्लॉकर, सेंट्रली एक्टिव डायूरेटिक्स। उसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे वैसोडाइलेटर्स और स्पेसिफिकली उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टीरियोलर एंड वेनोडाइलेटर। सबसे पहले अगर हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में हमको एक्सप्लेन करना है परसिस्ट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। मतलब ये कि लगातार और बढ़ा हुआ लगातार ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई हैवी वर्क किया या एक्सरसाइज किया, फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप हाइपरटेंशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की डेफिनेशन ये कह रही है कि परसिस्ट और सस्टेन्ड इंक्रीज, लगातार और जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ा रहे, चाहे आप एक्सरसाइज में हो, चाहे आप रेस्ट की कंडीशन में हो, एवरी टाइम आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में भी वन प्राइमरी और उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जबकि सेकेंड वन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज है और नो स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉजेज़ है। मतलब अभी स्पेसिफिक किस वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है वो प्राइमरी कंडीशन या एसेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं मालूम है। इसेंशियल हाइपरटेंशन के बाद आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और इस जो सेकेंडरी है इट मीन्स हाइपरटेंशन हो रहा है किसी अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जैसे कि रीनल की वजह से हो जाए, या वस्कुलर डैमेज हो रहा हो, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो। अब किसी की किडनी डैमेज है उस कंडीशन में, या जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है वहाँ पे आपकी एक्टिविटी बढ़ जाए उस ग्लैंड की, और एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाए जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। या बोल रहा है कि आपका वेस्कुलर, इट मीन्स वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, प्लैक का फॉर्मेशन हो जाए, इसके अलावा नैरो हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है। इन कंडीशंस में आपका ब्लड प्रेशर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा बोल रहा है कि अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ की कंडीशन है या अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, उन कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर हम कुछ गाइडलाइंस की बात करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जो वेरियस गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, जॉइंट नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिकन 7 गाइडलाइन, जॉइंट नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिका की 8 गाइडलाइंस, इसके अलावा ACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस 2017 में आई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। इन सब के अकॉर्डिंग जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 होना चाहिए। बोला क्या, द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्रीज विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कंडीशन ब्लड प्रेशर की बढ़ी रहे, लगातार किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट सफ़र कर सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से। अगर मैं इसी में आपको लेटेस्ट अपडेट दूं, जॉइंट नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिका की जो JNC 8 गाइडलाइन है, इन्होंने 3 कंडीशन दी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर किसी की एज, नंबर 1 कंडीशन है अगर किसी की एज लेस देन 60 ईयर है तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मस्ट बी लेस देन 140 एंड डायस्टोलिक प्रेशर मस्ट बी लेस देन 90। बोला है कि अगर उम्र आपकी 60 साल से कम है तो BP जो है, ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, वो 140 से कम होगा एंड डायस्टोलिक जो है वो 90 से कम होगा। दूसरी कंडीशन दे रहा है कि अगर एज मोर देन 60 ईयर है
तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 150 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और साथ में दे रहा है कि अगर एज 60 साल से ज़्यादा है और पेशेंट सफ़र कर रहा है डीएम से, डायबिटीज़ मेलिटस से, तब उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 140 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 90 होना चाहिए। अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एसबीपी, तो आप बोलेंगे कि ये मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज़ नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मीन्स आप कहेंगे जब वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी पेरिफेरी में, आपके सिस्टम में, उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ये मिनिमम प्रेशर है ड्यूरिंग, रिकॉर्ड किया जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, जब फिलिंग हो रही होगी आपके वेंट्रिकल्स में, उस टाइम में जो सबसे मिनिमम प्रेशर होगा दैट इज़ नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम थर्ड डिफिनेशन बोलें पल्स प्रेशर कि पल्स प्रेशर क्या है, देन आप बोलेंगे इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज़ नोन एज पल्स प्रेशर। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज क्लिनिकल एस्पेक्ट्स as well as your exam, as well as your exit exam or any exam related to anti-hypertensive drugs. Number 1, रेनिन इनिबिटर, रेनिन के रिलीज को आप रोकेंगे एलिस्कारिन देके। नंबर 2 है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनिबिटर। एस इनिबिटर में आपकी आती है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रैमीप्रिल, प्रिंडोप्रिल, ये जितनी भी प्रिल हैं ये आपकी एस इनिबिटर हैं। नंबर 3 में आती है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आपकी लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेटिक्स की। थायाजाइड क्लास की ड्रग्स या लूप डायरेटिक्स की बात करेंगे। मोस्टली हाइपरटेंशन में हम लोग थायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, ये ड्रग्स यूज़ करते हैं एज अ डायरेटिक्स। अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करते हैं, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, मोस्टली हम तब ये यूज़ करेंगे जब पेशेंट सफ़र करेगा रीनल कॉम्प्लिकेशन से, उसकी किडनी डैमेज होगी, तब हम लोग हाइपरटेंशन की कंडीशन में लूप डायरेटिक्स को प्रीफर करेंगे। अदरवाइज डायरेटिक्स क्लास से हम लोग थायाजाइड को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स में इट मीन्स हम लोग बात करेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, और साथ में हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। तो 3 क्लास हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स में। नंबर 1 बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर की जब बात करेंगे तो एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम बीटा एडनर्जिक के साथ एडिशनल अल्फ़ा ब्लॉकर जुड़ा हुआ है तो उसमें लेबिटोलॉल की हम बात करेंगे। लेबिटोलॉल है, कार्बिडोलॉल है, ये आपकी बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर है, साथ में एडिशनल आपके अल्फ़ा एडनर्जिक एक्टिविटी मौजूद है। अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर की बात करते हैं, अल्फ़ा एडनर्जिक ब्लॉकर, तो सेलेक्टिव प्राजोसिन, टेराजोसिन है, जबकि नॉन सेलेक्टिव में आपकी फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन, ये आपकी नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है। अगर हम सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक एजेंट की बात करते हैं, क्लोनिडीन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, ये हमारे सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इट मीन्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं करेगा, सेल के अंदर नहीं आएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इनिबिट होगी, जैसा कि हमारी एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, विरेप्पामिल, डिल्टियाज़ेम, ये है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वीं वैसोडाइलेटर्स में। देखिए 2 तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे वैसोडाइलेटर्स। नंबर 1 आर्टीरियोलर डायलेटर
एंड आर्टीरियोलर डायलेटर में हम हाइड्रोलाजीन मिनॉक्सिडिल डायऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, जबकि आर्टीरियोलर एज वेल एज वेनोडायलेटर में हम लोग सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी का ये पार्ट है। इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन को। नंबर 1 रेनिन इनिबिटर, रेनिन इनिबिटर में आप एलेस्कारिन देंगे। नंबर 2 एस इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिंडोप्रिल। नंबर 3 पे आपका आता है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, वोल्मिसार्टन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे डायरेटिक्स, इसमें थायाजाइड क्लास ड्रग्स, आपको हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडोपामाइड एंड आप पढ़ेंगे इसमें क्लोरोथायाजाइड। अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करते हैं तो फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड की हम बात कर रहे हैं। चौथे के बाद नंबर 5वां आ रहा है सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। इन सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड किए हैं, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक एजेंट। अल्फा ब्लॉकर की अगर हम बात करते हैं सिलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव, इसमें हम सब डिवाइड किए हैं। सेलेक्टिव में प्राजोसिन, टेराजोसिन। नॉन सेलेक्टिव की बात करते हैं तो हम इसमें बोलेंगे फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटाओलामीन। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करते हैं तो एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। अगर हम एडिशनली अल्फा ब्लॉकर साथ में है बीटा ब्लॉकर के साथ तो लेबिटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल। इसके अलावा सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स में हम पढ़ेंगे क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा। नंबर 6 पे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरोपामिल, डिल्टियाजिम। 7 नंबर पे वैसोडायलेटर्स, और इस वैसोडायलेटर्स में हम पढ़ेंगे नंबर 1 वेनोडायलेटर्स, हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, आर्टीरियोलर एज वेल एज वेनोडायलेटर जिसमें सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड्स। तो अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं एक शॉर्ट में सबसे, क्योंकि ये एक साथ को रिलेट करेंगे। अगर हम रेनिन इनिबिटर दे रहे हैं एलिस्कायरिन, क्योंकि रेनिन जो है वो उसका मेन काम है कि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो सबसे पहले आप रेनिन इनिबिटर दे रहे हैं जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन नहीं कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं कि एस का इंपॉर्टेंस क्या है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। जब आप एस इनिबिटर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया है तो अब यहाँ पे ARBs क्लास की ड्रग देते हैं, जैसे कि लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन। ARBs एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन 2 पे 81 रिसेप्टर और 82 रिसेप्टर है, और 81 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं ARBs क्लास की ड्रग को देके। इसके बाद हम जब चौथा पढ़ेंगे डायरेटिक्स, और स्पेसिफिकली अगर हम थायाजाइड की बात करते हैं तो ये थायाजाइड क्या है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को कम करेगा ताकि सोडियम और वाटर एक्सक्रीट आउट हो, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक वॉल्यूम कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, इसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। इसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करते हैं तो CCB का मेन काम है, जो कैल्शियम है आउटसाइड द सेल इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम को रोकता है, मींस इनसाइड द सेल कैल्शियम नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए। तो जब कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी और बीपी कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया नहीं होगा। इसके अलावा बोल रहा है कि अगर हम सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स पढ़ते हैं, बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करते हैं तो बीटा 1 रिसेप्टर आपके कार्डियक रिस्पॉन्सिबल है कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। ब्रेन पे जो वैसोमोटर रिसेप्टर पाया जा रहा है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से बीपी डिक्रीज होगा। 1 बाय 1 करके अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे रेनिन इनिबिटर की और एलिस्कायरिन। अब यहाँ पे अगर हम एलिस्कायरिन की बात कर रहे हैं
तो जैसे ही आप एलिस्कारिन देते हैं, इनहिबिट कर रहा है रेनिन को, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये हेल्पफुल है कॉम्बिनेशन विद डायरेटिक्स के साथ। अगर हम एलिस्कारिन किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन में देते हैं और डायरेटिक्स के साथ देते हैं। एस इनहिबिटर के साथ दिया जा सकता है और ARBs के साथ हम इसको दे सकते हैं। एडमिनिस्टर करते हैं एलिस्कारिन को ओरली। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं रेनिन इनहिबिटर की या एलिस्कारिन की, तो ये डायरिया कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन कॉज करेगा, हेडेक रहेगा और एंजियोएडिमा कॉज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जैसा कि हमने बताया कि एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा है रेनिन के प्रेजेंस में, तो आप रेनिन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1। नंबर 2 है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, जिसमें आपको हमने एग्जांपल बताया था कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिंडोप्रिल। ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि आपकी एस इनहिबिटर्स हैं और एस इनहिबिटर जो है यूजुअली फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग्स है और ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं एस इनहिबिटर की, तो यूजुअली आप ओरली दे सकते हैं, देते हैं इसको, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में एनालाप्रिल आप आईवी रूट से देते हैं। फूड जो है वो रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का एब्जॉर्प्शन जो है, अगर फूड के प्रेजेंस में आप दे रहे हैं तो कैप्टोप्रिल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए आप सजेस्ट करेंगे अपने पेशेंट को कि 1 घंटा पहले आप खाने से वो कैप्टोप्रिल यूज़ करें। देखिए एस इनहिबिटर जो है वो पुअरली BBB को क्रॉस करती है, मेटाबोलाइज लीवर में होती है और एक्सक्रीशन उस थेराप्यूटिक यूज़ की अगर हम बात करते हैं किन किन कंडीशन में आप देंगे एस इनहिबिटर, हाइपरटेंशन की कंडीशन में आप देना है, आपको एक्यूट MI की कंडीशन में देंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में देंगे एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कंडीशन में हम लोग एस इनहिबिटर देंगे। इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स हैं, 2 ड्रग्स याद रखिएगा वो एक्टिव हैं और अदर देन दीज 2 बाकी की सभी ड्रग्स जो है वो। इसके अलावा नंबर 2 एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स टेलमिसार्टन, कैंडिसार्टन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 281 रिसेप्टर। बोला कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो कंपीट कर रहा है और इनहिबिट कर दे रहा है एंजियोटेंसिन 2 पे जो 81 रिसेप्टर पाया जा रहा है और उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ARBs के एडवर्स इफेक्ट्स कम है एज कंपेयर टू एस, वेल टॉलरेटेड ड्रग्स है। एस इनहिबिटर देने से ड्राई कफ हो रहा था, वो ARBs से नहीं होता है। हाइपोटेंशन, वीकनेस, रैशेस, नोजिया, वोमिटिंग ये नॉर्मल ADR आते हैं। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट्स भी आता है इसमें। यूजेस की अगर हम बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में हम ARBs देंगे, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में देंगे, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो जाए, MI या डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सेम जो आप एस इनहिबिटर दे रहे थे सेम कंडीशन में आप ARBs भी देंगे। अब वो इंटॉलरेट हो रहा है, मीन्स अब उसको एस इनहिबिटर क्लास की ड्रग से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन आप क्या करेंगे ARBs क्लास की ड्रग उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्लास है डायरेटिक्स, जिसमें हमने बताया आपको थायजाइड्स मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव की कंडीशन में दी जाती है। और अगर हम बात करें आपको बेसिक क्या कब देंगे, देखिए जब पेशेंट को एडिमा हो जाए, उसके बॉडी में स्वेलिंग है और उसके बॉडी में स्वेलिंग होने की जो मेन वजह है कि वाटर रिटेन कर रहा है, सोडियम रिटेन कर रहा है, उस कंडीशन में आप थायजाइड क्लास की ड्रग्स देते हैं। और बेसिकली वाइडली इसको हम यूज़ करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन की कंडीशन में। जो इसकी क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन इसकी वेरी कॉमन ड्रग्स हैं डायरेटिक्स क्लास की जिसको यूज़ की जाती है। अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं तो लो डोज से हम यूज़ करते हैं
इनिशियल जो है शुरुआत जो है लो डोज देते हैं 12.5 mg से देते हैं और मैक्सिमम डोज 25 mg तक की दी जाती है थायराइड। अगर इस पर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप 25 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप कॉम्बिनेशन में आएंगे या अदर क्लास की ड्रग देंगे। 25 mg से ज़्यादा अगर आप थायराइड दे रहे हैं या इस क्लास की ड्रग दे रहे हैं तो वो सेम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं डायबिटिक्स की, तो थायराइड जब हम देते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट जो है आपके अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे पाया जाता है, अर्ली डीसीटी जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाके ये एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये सोडियम एंड वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। सोडियम और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है एंड बीपी कम हो जाता है। जब सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ता है तो सोडियम घट जाएगा, और सोडियम का कंसंट्रेशन घटने की वजह से स्मूथ मसल्स पे सोडियम का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दो मैकेनिज्म बताएंगे कि जब थायराइड देते हैं तो सबसे पहले ये सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्ट पे एक्ट करती है, और ये सिम्पोर्ट मौजूद है, प्रेजेंट है कहाँ पे, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। उसकी वजह से ये प्रमोट करता है वाटर एंड सोडियम के एक्सक्रीशन को। अब वाटर और सोडियम ज़्यादा निकल रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें वस्कुलर स्मूथ मसल्स में सोडियम का लेवल कम होगा और उसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा एंड बीपी कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जब सोडियम और वाटर दोनों एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और बीपी कम हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं थायराइड्स की, हाइपोकैलीमिया, तो यहाँ पे पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है डायबिटिक्स क्लास देने की वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, हाइपर यूरेसीमिया, ये एडीआर है आपके अगर आप किसी को डायबिटिक्स दे रहे हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए हम इस ड्रग को थायराइड्स को ओडी के फॉर्म में देते हैं। सस्ती होती है और वेल टॉलरेट होती है। एल्डरली पेशेंट है, अगर कोई बूढ़े पेशेंट है तो वो आसानी के साथ इसको टॉलरेट कर लेते हैं। फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम होता है थायराइड देने की वजह से। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आता है अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हैं अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। अगर हम क्लोरथैलिडोन या इंडेपामाइड की बात करें तो सबसे पहले क्लोरथैलिडोन जो है फ्रीक्वेंटली यूज थायराइड ड्रग्स है और ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम देते हैं, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इंडेपामाइड की अगर हम बात करते हैं ये मोर पोटेंट ड्रग्स है, लॉन्ग एक्टिंग है एंड प्रोड्यूस फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स कम आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग है, मोर पोटेंट है, इसलिए इंडेपामाइड हम देते हैं। लूप डायबिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लूप डायबिटिक्स बोल रहा है कि हम इन बेसिक नहीं देते हैं क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है और ये इस कंडीशन में देते हैं जब किसी को रीनल या कार्डियक फेल्योर होता है, तब हम लूप डायबिटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्यूरोसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड। नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 5, सिम्पैथोलाइटिक की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एड्रेनर्जिक की बात करेंगे और बीटा एड्रेनर्जिक की, बीटा ब्लॉकर की हम बात कर रहे हैं। एंड बीटा ब्लॉकर में सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे कि बीटा 1 ब्लॉकर की हम बात कर लेते हैं, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलॉल और टीमोलॉल की हम बात कर रहे हैं। जबकि बीटा ब्लॉकर किस कंडीशन में यूज करना है तो यंग हाइपरटेंसिव विद हाई रेनिन लेवल, उस पेशेंट में करना है जिसकी एज अभी यंग है और उसमें रेनिन का लेवल बढ़ा है, तो आप बीटा ब्लॉकर को प्रिस्क्राइब करेंगे। बोला कि पेशेंट्स विद एसोसिएटेड कंडीशन सच एज एंजाइना या पोस्ट एमआई माइग्रेन की कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर देंगे। और पेशेंट जो वैसोडायलेटर्स रिसीव कर रहे हैं जिनमें आप देखते हैं कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा है, उस पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो देखिए बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स नंबर 1 आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स आपकी किडनी में पाया जा रहा है, आपके कार्डियक में पाया जा रहा है।
देखिए कार्डियक में पाया जा रहा है, जब आप बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक का फोर्स, कार्डियक का रेट डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी में बीटा 1 रिसेप्टर को आप ब्लॉक करते हैं, रेनिन का रिलीज डिक्रीज होता है, और जब रेनिन का रिलीज डिक्रीज होगा तो बीटा ब्लॉकर देने की वजह से बीपी कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक एजेंट, क्लोनिडीन के बारे में बात कर ले रहे हैं। क्लोनिडीन जो ड्रग है हमारी, वो सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स है। देखिए क्लोनिडीन जब हम देते हैं तो ब्रेन में रिसेप्टर मौजूद है, और वो है अल्फा 2A रिसेप्टर। अल्फा 2A रिसेप्टर मौजूद हमारे ब्रेन स्टेम में और वैसोमोटर सेंटर में मौजूद है। जब हम क्लोनिडीन देते हैं तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, और स्टिमुलेट होने की वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो हमारा डिक्रीज हो जाता है। फिर से सुनेंगे हम, जब सबसे पहले क्लोनिडीन दे रहे हैं या सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग दे रहे हैं क्लोनिडीन, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर और स्पेसिफिकली अल्फा 2A रिसेप्टर जो कि ब्रेन में मौजूद है, ब्रेन स्टेम में मौजूद है, उस ब्रेन स्टेम में आपने क्या किया, क्लोनिडीन देने की वजह से वैसोमोटर सेंटर जो मौजूद है वो स्टिमुलेट हो जा रहा है, और स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2A रिसेप्टर वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर दे रहा है। जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो कार्डियक पे आप देखेंगे कार्डियक की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, मींस कार्डियक का आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक का फोर्स कम हो रहा है, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सिंपैथोलाइटिक या सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो रहा है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होने की वजह से ब्लड वेसल्स पे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है और बीपी कम हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं क्लोनिडीन की, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड आई। क्लोनिडीन अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उस पेशेंट का मुंह सूखा होगा और साथ में आइज भी ड्राई होंगी, सेडेशन होगा, डिप्रेशन होगा। ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्लोनिडीन के। यूजेस की बात कर रहा है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में आप देंगे और प्री एनेस्थेटिक का मेडिकेशन में देंगे आप इसको। अगर विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है कि अल्कोहल का, उस कंडीशन में आप क्लोनिडीन देंगे, या स्मोकिंग सिजेशन करना है, उसके कोई एडिक्टेड है, उस कंडीशन में आप क्लोनिडीन प्रिस्क्राइब करेंगे अगर विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में भी हम क्लोनिडीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसी की दूसरी ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा। अगर हम इसको बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अल्फा मिथाइल डोपा की, तो अल्फा मिथाइल डोपा ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा मिथाइल डोपामीन में। अल्फा मिथाइल डोपामीन कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन में, स्टिमुलेट कर देता है अल्फा 2 रिसेप्टर को जो आपके वैसोमोटर सेंटर में मौजूद है, और उसके स्टिमुलेशन की वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाएगा एंड बीपी कम हो जाएगा। अगर एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो नेजल स्टफ हो जाएगी, आपकी नाक बंद हो जाएगी, हेडेक रहेगा, सिडेशन आएगा एंड मेंटल डिप्रेशन कॉज करेगा। यूजेस की बात करते हैं तो क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा ये फर्स्ट क्लास ड्रग नहीं है, सेकंड और थर्ड क्लास की ड्रग है हाइपरटेंशन में। लेकिन अल्फा मिथाइल डोपा जो प्रीफर की जाती है कब एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है अल्फा मिथाइल डोपा, अदरवाइज ये सेकेंडरी और टर्शरी चॉइस ऑफ ड्रग है। अल्फा एड्रेनर्जिक की अगर हम बात करते हैं इसी की है नेक्स्ट, तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है एंड सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव में आपको हमने बताया था कि जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, फेनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन, जबकि अल्फा 1 ब्लॉकर सेलेक्टिव जो है आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन है।
देखिए जो नॉन सेलेक्टिव है वो ब्लॉक कर रहा है बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को। अल्फा 1 रिसेप्टर आपका मौजूद होता है ब्लड वेसल्स पे और रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। तो जब आप अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती है और बीपी कम हो जाता है। लेकिन ड्यू टू अल्फा 2 ब्लॉकिंग, अल्फा 2 को ब्लॉक जब आप करते हैं तो उसकी वजह से नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और पेशेंट में टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट आता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी अगर आप फेंटोलामीन या फेनॉक्सीबेंजामीन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो प्राजोसिन अगर दे रहे हैं तो सिर्फ वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है और अल्फा 1 रिसेप्टर जब आप ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी और बीपी कम हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में यूजफुल है एल्डरली पेशेंट में, और एंजाइना, अस्थमा या डिजीज हो जाए, माइग्रेन है किसी को या डायबिटीज़, रीनल डिसफंक्शन है, इस कंडीशन में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करते हैं या ये यूज़ की जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोला कि ये मोनोथेरेपी एज वेल एज अदर ड्रग्स के साथ आप कॉम्बिनेशन में इस ड्रग को यूज़ करते हैं। और अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस हैं वो नहीं होगा क्योंकि आपने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, और कैल्शियम चैनल सेल के अंदर नहीं आएगा, कार्डियक सेल में नहीं आएगा और कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक का वर्क कम होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड बीपी कम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ड्रग है, लास्ट क्लास है वैसोडायलेटर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैसोडायलेटर्स मिनॉक्सिडिल, डिल्टियाजेम, डायाजॉक्साइड, ये हाइड्रोलाजीन, ये ड्रग्स हैं वैसोडायलेटर्स की। देखिए जो वैसोडायलेटर्स हम देते हैं मिनॉक्सिडिल या डायाजॉक्साइड, ये एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल को। जब पोटेशियम चैनल ओपनर होगा या पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा तो देखिए पोटेशियम इफ्लक्स करेगा, पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ भागेगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा और हाइपर पोलराइजेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स की वजह से वैसोडायलेशन होगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो ये पावरफुल आर्टीरियोलर डायलेटर है, आर्टरी को डायलेट करता है, इफेक्टिव ओरली है और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कॉज करती है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों कॉज कर रहा है? क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन ये कॉज करता है। हेंस मिनॉक्सिडिल जो है यूज है विद बीटा ब्लॉकर एंड डायरेटिक्स। आप इसको यूज कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल को बीटा ब्लॉकर के साथ या डायरेटिक्स क्लास के साथ। टॉपिकली मिनॉक्सिडिल आप देखेंगे कि यूज की जाती है हेयर की ग्रोथ को करने के लिए, मिनॉक्सिडिल का स्प्रे यूज करते हैं या टॉपिकल सॉल्यूशन और लोशन आता है वो यूज करते हैं। हाइड्रोलाजीन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आर्टरी को डायलेट करता है, ओरली दी जाती है। साइड इफेक्ट्स में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सोडियम वाटर का रिटेंशन जैसे मिनॉक्सिडिल कर रही है, सेम ये भी वाटर का रिटेंशन होगा, सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया कॉज कर रही है। एंड अगर हम डायजॉक्साइड की बात करते हैं तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन में डायजॉक्साइड यूज करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, 6 से 24 घंटे का इसका डायजॉक्साइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और ये यूट्राइन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर एडीआर की हम बात करते हैं, सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है और टैकीकार्डिया या रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो मिनॉक्सिडिल, डायजॉक्साइड, हाइड्रोलाजीन, इन तीनों की एडीआर सेम है और ये तीनों ही आर्टीरियोलर डायलेटर है। इट मींस पोटेशियम चैनल को ओपन कर दे रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से इफ्लक्स हो रहा है पोटेशियम का और हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज कर जा रहा है। वेनोडायलेटर की हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है अनस्टेबल है, रैपिडली डिकम्पोज हो जाती है ऑन एक्सपोजर टू लाइट। लाइट के जैसी प्रेजेंस में आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आती है ये डिकम्पोज हो जाती है। इसीलिए जब भी इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो फ्रेश बनाते हैं और इन्फ्यूज़न जब करते हैं तो बॉटल एज वेल एज इंटायर ड्रिप जो होती है वो उसको आप डार्क
पेपर से कवर कर देते हैं। मतलब जो ड्रिप लगी हुई है वो जिस बॉटल में आप यूज़ कर रहे हैं या जो आपकी इंटायर ड्रिप है उसको आप जो है कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं आईवी रूट से। नाइट्रोग्लिसरीन इसी में है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है प्राइमरीली वेनोडायलेटर है। इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन की कंडीशन में, अगर किसी को एमआई हो या एलवीएफ हो जा रहा है, और साथ में बोल रहा है कि आसानी के साथ टॉलरेंस डेवलप्ड होता है अगर आप लंबे टाइम तक की प्रोलॉन्ग इन्फ्यूज़न करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का। ये सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट कर रहा है। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है वैसोडाइलेशन होने स्टार्ट हो जाता है। वैसोडाइलेशन होने की वजह से आप बोलेंगे कि वेनोडाइलेशन भी हो रहा है और आर्टीरियोलर डायलेशन भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम वेनोडाइलेशन की बात कर रहे हैं। अगर वेन में डायलेशन हो रहा है तो पुलिंग ऑफ ब्लड इन वेन, तो वेन डायलेट हुई मीन्स वेन का साइज बड़ा हो गया, वेन चौड़ी हो गई है, तो वहाँ पे पुलिंग ऑफ ब्लड हो रही है वेन में, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न कम होगा। वेनस का रिटर्न कम होने की वजह से आप देखेंगे कि जो प्री लोड है वो कम हो जाएगा। प्री लोड कम होगा तो कार्डियक की आउटपुट कम होगा और बीपी कम हो जाएगा। अगर हम आर्टीरियोलर डायलेटर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आर्टीरियोलर डायलेटर की वजह से, आफ्टर लोड कम होगा और बीपी कम हो जाएगा। ये है सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, दो तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 1 नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, और दूसरा है ड्रग ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप उसको बोलेंगे वेट रिड्यूस करें। स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग से आप रोकेंगे। सोडियम नमक कम खाने को बोलेंगे। एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे कि काम रहे, स्ट्रेस कम ले। और स्मोकिंग को सीजेशन की बात करेंगे, सीज कर दे कि अब आगे से स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। पोटेशियम रिच डाइट आप बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम का इंटेक करें और कम से कम सोडियम ले, सोडियम का इंटेक को कम करें। ड्रग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जितनी भी हमने ड्रग्स आपको अभी एंटी हाइपरटेंसिव का क्लास बताया है वो सारी की सारी या तो सिंगल यूज़ करेंगे या कम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करेंगे। तो वो सिंगल और कम्बिनेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो आप बोलेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है वो डिपेंड करेगा नंबर 1 एज पे, नंबर 2 सेक्स पे, किसी और डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर वो डायबिटीज़ के साथ है तो उस कंडीशन में आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, डायबिटिक्स जनरली नहीं देंगे क्योंकि डायबिटिक्स हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा कि आप नॉन सेलेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप ड्रग चॉइस करेंगे। देखिए, अगर हम बोलें कि प्रीफर्ड ड्रग्स कौन सी है चॉइस जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए, तो एस इनिबिटर है, एआरबीज है, सीसीबी, थायाजाइड्स। थेरेपी स्टार्ट करना है आपको सिंगल एजेंट से। कॉम्बिनेशन थेरेपी आप यूज़ करेंगे। सिंगल ड्रग्स से अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तब आप कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है जैसे एस इनिबिटर या एआरबीज के साथ आप थायाजाइड दे दीजिए, चाहे एआरबीज और एस के साथ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दीजिए, चाहे आप एआरबीज और एस इनिबिटर के साथ आप कोई भी डायबिटिक्स दे सकते हैं। अगर रिस्पांस सही नहीं आ रहा है तो आप अदर ड्रग्स को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन एस इनिबिटर जो है उसके साथ आप एआरबीज को कंबाइन नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा कि कैप्टोप्रिल या एस इनिबिटर और इधर एआरबीज, लोसार्टन या इस क्लास की दूसरी ड्रग एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ड्रग्स की और उसके डोजेज की और इंडिकेशन की बात करें तो देखिए, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड शुरुआत जो डोज है 12.5 mg है 25 mg तक की यूज़ करना है और माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ करेंगे।
कैप्टोप्रिल है 12.5 mg से 75 mg तक की बीडी यूज कर सकते हैं माइल्ड टू सीवियर हाइपरटेंशन। अगर साथ में डायबिटिक कंडीशन भी है तो भी आप दे देंगे। सेम ऐसे एनालाप्रिल भी देंगे, रेमिप्रिल भी देंगे। लोसार्टन की अगर हम बात करें तो 20 से 50 mg तक देना है। ओडी और बीडी दे सकते हैं। माइल्ड से सीवियर हाइपरटेंशन की अगर कंडीशन है, डायबिटीज है साथ में, तो दे सकते हैं। प्रोप्रेनोलॉल की अगर हम बात करते हैं तो 10 से 120 mg आप बीडी और क्यूआईडी ओरल दे सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन की कंडीशन में। एटिनोलॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 25 से 100 mg तक की हमें देना है और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन की कंडीशन में। प्राजोसिन की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 10 mg देंगे बीडी, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। क्लोनिडीन 0.5 टू 0.6 mg बीडी, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन की कंडीशन में। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं और 0.25 से 1.5 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूज़न के हिसाब से हमें देना है। जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन आएगी तब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की डोज जो है 0.25 से 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर मिनट इन्फ्यूज़न होगा। इसके अलावा एम्लोडिपिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2.5 mg से 10 mg तक की हमें देना ओरल माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इन ए स्पेसिफिक कंडीशन, अगर किसी को COPD हो जाए या ब्रोंकियल अस्थमा है तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देना है। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। डायबिटीज मेलिटस है तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। हाइपरलिपिडीमिया है तो थायराइड या बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। गाउट की कंडीशन है तो थायराइड नहीं देंगे। सेक्सुअली एक्टिव मेल्स हैं तो अल्फा ब्लॉकर और डायबिटिक्स आपको नहीं देना है। देखिए, अगर कोई और कंडीशन है तो कोई और बीमारी है, उस कंडीशन में आप कौन सी ड्रग्स देंगे, जैसे किसी को एंजाइना है या पोस्ट एमआई है, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ARBs दे सकते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है तब एस इनहिबिटर, लूप डायबिटिक्स, ARBs देंगे। डायबिटीज मेलिटस है या डायबिटीज नेफ्रोपैथी है तो एस इनहिबिटर, ARBs, CCBs देंगे। इसके अलावा बोल रहा है पोस्ट स्ट्रोक है, अगर किसी को हुआ है और हाइपरटेंशन है तो एस इनहिबिटर, ARBs, थायराइड देंगे। ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे और नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। या बोला कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है तो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो निफेडिपिन, लेबिटोलॉल, मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन इस ड्रग्स को देंगे। थैंक यू क्लास।